लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय में पाठ 4 वायुदाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं। बच्चों, वायुदाब अर्थात हवा का दाब। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का बहुत बड़ा आवरण है। यह वायुमंडल है अर्थात हवा होती है। इसी हवा के दाब को ही वायुदाब कहते हैं। बच्चों, आपने इसी कक्षा में सामान्य विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्राकृतिक संसाधन के गुणधर्म के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने देखा कि वायु का भार होता है। इसके लिए एक कृति बताई गई थी, जिसमें झाड़ू की एक सीख अथवा शरबत पीने का एक स्ट्रॉ के दोनों सिरों पर एक समान आकार के फूले हुए गुब्बारे को बांध दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि वह सीख समानांतर हवा में लटकी हुई दिखाई देती है, किंतु जब एक गुब्बारे की हवा निकाल ली जाती है, तब हम देखते हैं कि वह गुब्बारे की जो हवा निकाली गई होती है वह ऊपर की ओर उठ जाती है, और जिस गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है वह गुब्बारा नीचे की ओर झुक जाता है। बच्चों, इस कृति द्वारा ये समझ में आता है कि गुब्बारे में भरी गई हवा के कारण फूले हुए गुब्बारे का हिस्सा नीचे गया। इसका अर्थ यह होता है कि हवा अर्थात वायु का भार होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस वस्तु का भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है। वैसे ही वायुमंडल का वायुदाब पृथ्वी पर अथवा भूपृष्ठ पर पड़ता है। बच्चों, पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले इस वायुदाब के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जैसी अनेक गतिविधियां होते रहती हैं। इन गतिविधियों का प्रमुख कारण है, नंबर 1, पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र समान नहीं होता है। नंबर 2, वायुदाब समय समय पर बदलता रहता है। और नंबर 3, प्रदेश की ऊंचाई, हवा का तापमान और वाष्प की मात्रा जैसे मुख्य घटक वायुदाब पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई, वहाँ का तापमान, वहाँ के वाष्प की मात्रा अर्थात वहाँ की आर्द्रता, इन सभी घटकों का प्रभाव वायुदाब पर विशेष रूप से पड़ता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्रदेश की ऊंचाई और वायुदाब में आपस में क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं, हवा में मिश्रित धूलिकण, वाष्प, भारी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। अर्थात यहाँ पर वायु का दाब अधिक होता है, और ऊंचाई बढ़ते जाने पर यह मात्रा कम होती जाती है। अर्थात वहाँ पर वायु का दाब कम होता है। अर्थात भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती है, और ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम होता है। परिणाम स्वरूप हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि हवा का तापमान और वायुदाब का आपस में क्या संबंध है। बच्चों, इस संबंध को समझने के लिए हमें एक कृति का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खासकर मकर संक्रांति के दिनों में आप लोगों ने आकाश कंदील को उड़ते हुए देखा है। उसी को कृति के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम हवा में ऊपर जाने वाला एक आकाश कंदील लेंगे। उस कंदील में लगभग 5 मीटर लंबा धागा बांधेंगे, ताकि कंदील को पुनः अपने पास लाया जा सके। अब आकाश कंदील में एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। बच्चों, तब हम देखते हैं कि कंदील में जब तक मोमबत्ती जलती है तब तक कंदील हवा में ऊंचाई पर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है, कंदील धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसे हम जानेंगे। बच्चों, मोमबत्ती जलाने पर आकाश कंदील में स्थित हवा मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण गर्म होने लगती है। गर्म हवा प्रसरित होती है और हल्की बनती है। इसी कारण वह ऊपर की दिशा में जाने लगती है, जिसके कारण आकाश कंदील आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगता है। और जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसके अंदर की हवा धीरे धीरे ठंडी होकर भारी होने लगती है, और आकाश कंदील धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है। बच्चों, प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम रहता है,
अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होती है और प्रसरित होती है, हवा हल्की बनती है। भूपृष्ठ के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है, परिणाम स्वरूप उस प्रदेश का वायुदाब कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि तापमान और वायुदाब का आपस में निकट का संबंध है। बच्चों, अब हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले कटिबंधीय तापमान क्षेत्र, वायुदाब पेटियां और ग्रही हवाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे, यहाँ पर आकृति क्रमांक 4.2 अ में कटिबंध तापमान पेटियों की आकृति दी गई है, जो ग्लोब के माध्यम से समझाया गया है, और दूसरी आकृति 4.2 ब में पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां और ग्रहित हवाएं ये दर्शाई गई है। तो इसका स्पष्टीकरण मैं इस वीडियो में दूंगा। बच्चों, इसे आप बड़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में आकृति 4.2 अ में जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं दर्शाई गई हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो प्रमुख अक्षांश रेखा दिखाई गई है, जिसमें जो ग्लोब के मध्य से जो रेखा जाती है, क्षैतिज रेखा जो जाती है, वह शून्य अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके ऊपर उत्तर में 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और उसके ऊपर उत्तर में 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और सबसे ऊपर ध्रुव में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो 90 अक्षांश रेखा दर्शाती है। और ठीक भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 पर जो अक्षांश रेखा होती है, उसे हम मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 दक्षिण अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, और 90 दक्षिण अक्षांश रेखा को बच्चों दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में इसे जाना था। बच्चों, अब हमें कटिबंध के रूप में इसे विभाजित करना है। तो यहाँ पर आपके ग्लोब में दिखाई दे रहा है, 0 अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 23.5 अक्षांश रेखा तक जो भाग होता है, उसे हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय पट्टे कहते हैं। बच्चों, इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भाग में सूर्य प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं और अधिक प्रखर होती हैं, अर्थात यहाँ इस भाग में गर्मी अधिक पड़ती है, इसीलिए इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ठीक इसके ऊपर 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के भाग को या पट्टे को समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यह समशीतोष्ण इसे इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि यह उष्ण कटिबंध के निकट का भाग है, और ध्रुवों की ओर हम जानते हैं कि ठंडी अधिक होती है, वहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती है, तो वह भाग शीत कटिबंध का होता है। तो वहाँ की ठंडक और उष्ण कटिबंध की गर्मी दोनों को मिलाने पर यह जो पट्टा होता है 23.5 और 66.5 का, यहाँ पर मिक्सअप होता है, अर्थात यहाँ पर उष्णता और ठंडक दोनों पाई जाती है, इसीलिए इसे हम समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 66.5 से 90 उत्तरी ध्रुव और 66.5 दक्षिण से 90 दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती है या कम पहुँच पाती हैं, इसीलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार यह कटिबंधीय भाग कौन से होते हैं, मैंने इसे बता दिया है। अब इसी पर आधारित हम आकृति 4.2 ब देखेंगे। इसी का सहारा लेते हुए हमें यहाँ पर यह बताना है कि यहाँ पर वायुदाब पेटियाँ किस प्रकार निर्मित होती हैं और ग्रही हवाएं किस प्रकार बहती हैं, इसे हमें बताना है। बच्चों, हमें पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर तापमान पेटियों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि तापमान पेटियों का वायुदाब पेटियों के साथ पारस्परिक संबंध होता है। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। बच्चों, इनके पारस्परिक संबंधों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और उसको विस्तारित रूप से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।